नमस्कार दोस्तों 24 के लोकसभा चुनाव में वोटिंग ने तो रफ्तार पकड़ लिया। पहले दो चरणों में जो वोटिंग की रफ्तार बहुत धीमी थी, वो तीसरे चरण आते आते उसकी रफ्तार बीते 2019 के लोकसभा चुनाव के बराबर आकर के खड़ी हो गई। यानी पिछले बार के चुनाव में करीब 67% वोट पड़े थे, कमोबेश इस बार भी उसी के आसपास वोटिंग का आंकड़ा आकर के अटक गया है। हालांकि महाराष्ट्र प्रदेश और गुजरात के भीतर वोटिंग परसेंटेज कम है, पिछली बार 2019 के लोकसभा चुनाव की तुलना में काफी कम है। लेकिन महाराष्ट्र प्रदेश को लेकर के एक सवाल लगातार उठता है कि वहां के चुनाव में तो शिवसेना से कई सीटों पर आमने सामने टकरा रही है और सालों साल तक जो शिवसेना भारतीय जनता पार्टी के साथ रही, वो भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना भी आपस में ही टकरा रही है और एनसीपी भी एक सीट पे तो एनसीपी के ही सामने खड़ी है। लेकिन ऐसे में गुजरात के भीतर की जो हवा है, जो थोड़ी बहुत हवा राजकोट से निकली थी राजपूत समाज को लेकर के, उसका असर 5 सीटों पर वोटिंग परसेंटेज से दिखाई भी पड़ा। और राजनीतिक तौर पर, सियासी तौर पर विपक्ष की पॉलिटिक्स करती हुई कांग्रेस नारे भी लगाते हुए दिखाई पड़ी। लेकिन इन सब के बावजूद भी अब ऐसी परिस्थिति आकर के खड़ी हो गई है जहां पर आधा चुनाव निपट गया है और इस आधे चुनाव के आंकड़े बहुत साफ तौर पे ये बताता है कि 2024 का लोकसभा का चुनाव का जो परिणाम होगा वो शायद किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को सबसे बड़े राजनीतिक दल के तौर पर जगह तो दे दे, लेकिन बहुमत के आसरे वह पार्टी चल पाएगी, शायद ये बड़ा मुश्किल सवाल है। क्योंकि पहले 3 चरणों को अगर आप देख लीजिए तो 283 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। इन 283 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस बहुत पीछे है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बहुत आगे। बीजेपी करीब 164 सीट बीते 2019 के लोकसभा चुनाव में भी इन 283 सीटों में से 164 जीती थी। लेकिन चरण दर चरण अपनी पूरी जानकारी को, इस बात को बता रहे हैं, तो उसमें तीसरे चरण के भीतर एक बहुत बड़ा झटका भारतीय जनता पार्टी के सामने आकर खड़ा होगा। और ऐसे 3 राज्य हैं जो 2019 को रिपीट करने को तैयार ही नहीं। उसमें सबसे बड़ा राज्य है कर्नाटक, दूसरा बड़ा राज्य है महाराष्ट्र और तीसरा बड़ा राज्य है बिहार। जी हां, इन 3 राज्यों की परिस्थिति इसलिए भी इस दौर में महत्वपूर्ण है क्योंकि बीते चुनाव को अगर आप देखें तो गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और बिहार, तमाम सीटों पर भारतीय जनता पार्टी या उनके सहयोगी दल जीते थे 2019 के लोकसभा चुनाव में। इन जगहों में 93 सीट में से करीब 54 सीटों पर इस बार वोटिंग हुई है। गुजरात की स्थिति कमोबेश ठीक वैसे ही है, लेकिन कर्नाटक में एक बहुत बड़ा झटका, वह भी बहुत बड़ा झटके का मतलब यह है कि जिन 14 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी 2019 में जीत गई थी, उसमें कम से कम न्यूनतम की रेखा आज आपके सामने खींच रहे हैं, उसके ऊपर करीब 6 सीटों के ऊपर खतरा मंडरा रहा है भारतीय जनता पार्टी के लिए और 3 सीटों पर चुनौती आमने सामने की आकर खड़ी हुई। यह परिस्थिति कर्नाटक की थी। महाराष्ट्र के भीतर जिन 11 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हुई है, उन सारे 11 सीटों में से करीब 4 सीट सीधे सीधे तौर पर खतरे की घंटी भारतीय जनता पार्टी के लिए बजा रही है और 2 सीट ऐसी है जहां पर आमने सामने की परिस्थिति है। बिहार के भीतर की जिन सीटों पर मतदान 5 सीटों पर हुआ है, उसमें से करीब 3 सीट सीधे तौर पर इस बार भारतीय जनता पार्टी या उसके गठबंधन, जिसमें एलजेपी भी है, जिसमें चिराग पासवान अगुवाई कर रहे हैं, वो 1 सीट पर है, लेकिन वो जीत पाने की स्थिति में नहीं। 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी है, वह भी सीट जीत पाने की स्थिति में नहीं है। 3 सीट पर जेडीयू है, उसमें 1 सीट वह गंवा रही है, बाकी 2 सीटों के ऊपर चुनौतीपूर्ण परिस्थिति है। यानी बिहार भी एक ही झटके में चौंका रहा है। आपको राज्य दर राज्य लेकर के चले, उसके पहले 2-3 बातों को समझ लीजिए कि 2009, 2014 और 2019 इन 93 लोकसभा सीटों पर जो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति थी, वो एक के बाद एक लगातार बढ़ती चली गई। 2009 में वो 47 सीटें जीती थी 93 सीटों में से, जिसमें से तीसरे चरण में वोटिंग हुई। 2014 में बढ़ करके 2020 सीटें बढ़ गई और 67 सीट जीत गए और 2019 में आते आते 72 सीट जीत गए इन 93 सीटों में से। इस बार एक ही झटके में 2009 की परिस्थिति से कुछ
बेहतर ही भारतीय जनता पार्टी कर पाएगी, वो 2014 के लोकसभा चुनाव, 2019 के लोकसभा चुनाव को भूल जाए। क्योंकि वोटिंग पैटर्न खास तौर पर इस दौर में इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जिस इलाकों के भीतर वोटिंग तेजी और रफ्तार के साथ हुई, वहां पर केवल माइनॉरिटी वोट नहीं बल्कि महाराष्ट्र के भीतर तो ओबीसी वोट भी मायने रखता है। और ओबीसी का संदेश जिधर से निकल कर आ चुका है, और इस बार तो मराठवाड़ा हो महाराष्ट्र में, चाहे पश्चिमी महाराष्ट्र का हिस्सा हो या कोंकण का हिस्सा हो, वहां पर भी वोटिंग पैटर्न ने यह बात बताया कि भारतीय जनता पार्टी के लिए क्यों मुश्किल है। और यूं ही शरद पवार और यूं ही उद्धव ठाकरे की मौजूदगी एकनाथ शिंदे और अजित पवार पर भारी नहीं पड़ी। उसके कई अन्य कारण हैं और इस पे का असर भारतीय जनता पार्टी पे पड़ा। और इसको लेकर के वोटिंग परसेंटेज इसलिए भी इस बार कम है क्योंकि बीजेपी और उद्धव ठाकरे जब मुख्यमंत्री थे तो बीजेपी के सांसदों के निशाने तक पर यही लोग रहते थे, लेकिन वही लोग जब शिवसेना टूट गई, एनसीपी टूट गई, तो उन्हीं सारे लोगों में से बहुत सारे लोगों को टिकट दे दिया भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि अपने तौर पर एक ना शिंदे के पास उम्मीदवार नहीं थे। भारतीय जनता पार्टी अपने उम्मीदवारों को दे रही थी, कई जगहों पर उसने दिया भी, तो इसका असर तो खुले तौर पर है। लेकिन एक सीट यहाँ पर महाराष्ट्र का बात जरूर करना चाहिए, सांगली का सीट का। और इन परिस्थितियों के भीतर आज राज्य दर राज्य आगे बढ़े, क्योंकि असम, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, गुजरात, उत्तर प्रदेश, गोवा और दादरा नगर हवेली, दमन दीव, जम्मू कश्मीर की एक सीट, यह सब पे वोटिंग करीब 93 सीटों पर वोटिंग हुई है। अब एक एक राज्य को अगर आप समझना शुरू करेंगे तो खास तौर पर 3 राज्य जो है, जो झटका देने वाले बड़े राज्य हैं, उनको सबसे पहले समझने की जरूरत है। उसकी शुरुआत आज लगता है हमें महाराष्ट्र प्रदेश से ही कर देना चाहिए, क्योंकि महाराष्ट्र कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। यहाँ पर सच में जिस तरीके से आपस में टकराव है, उसमें सांगली से अगर बात करना शुरुआत करें तो जिससे आपको ये पता चल पाए क्यों सांगली का जिक्र होता है। सांगली में उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेता के तौर पर चंद्रहाट पाटिल नजर आए, मैदान में उतर कर आए, जबकि सिटिंग सांसद जो है वो भारतीय जनता पार्टी के संजय काका पाटिल। लेकिन शिवसेना भिड़ गई थी कि सांगली से वो चुनाव लड़ेगी, जबकि वहां पर सांगली के किसी भी विधानसभा सीट पर शिवसेना उद्धव ठाकरे की जीती नहीं थी। लेकिन कांग्रेस चाह रही थी कि वह अपने लोगों को वहां पर टिकट दे, और ऐसे में बसंत दादा पाटिल के पोते जो हैं विशाल पाटिल को उन्होंने खड़ा किया। वो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े और सवाल यह है कि इंडिया का वोट फट गया, और इसका लाभ भारतीय जनता पार्टी के सिटिंग एमपी को मिल गया। सवाल सबसे बड़ा इस दौर में यह है, क्या सच में उद्धव ठाकरे और कांग्रेस टकरा रहे हैं सांगली में? उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी के सिटिंग एमपी को मिल गया तो यकीनी तौर पे ये कहा जा सकता है जहां इंडिया गठबंधन आपस में टकराया, या फिर आपको बंगाल की दिशा में भी आगे बढ़ेंगे जहां पर एक तरफ कांग्रेस और लेफ्ट साथ में है, तो वहीं ममता बनर्जी अलग है। लेकिन फिर महाराष्ट्र की बात में लौटते हैं। महाराष्ट्र में दरअसल इसका लाभ खुले तौर पर भारतीय जनता पार्टी के सिटिंग एमपी संजय काका पाटिल को, और जो लाभ दोनों मिलकर के अगर लड़ते तो जीत सकते थे, ऐसी परिस्थिति वहां पर खुले तौर पे थी, लेकिन इन्होंने इसको गवा दिया। लेकिन वोटिंग के समय जो सारे सवाल महाराष्ट्र के वोटरों के भीतर था, वो सारे सवाल युवाओं का था, वो सवाल ओबीसी का था, वो सवाल मराठाओं का था, वो सारे सवाल टूटी हुई शिवसेना का था, वो सवाल टूटी और बिखरी हुई एनसीपी पार्टी का था, और बारामती के भीतर युवाओं के भीतर, देश के नौजवानों के भीतर अजीत दादा पवार को लेकर के, उनकी लोकप्रियता को लेकर के उनके पक्ष में युवाओं के वोट जरूर पड़े हैं। लेकिन जिस हिसाब से शरद पवार ने राजनीतिक जीवन का एक आखिरी चुनाव के तर्ज पे 2024 के लोकसभा चुनाव में बारामती को देखा और समझा परखा, उसमें सुप्रिया सुले का हिस्सा काफी भारी लग रहा है, और ये संकेत बहुत साफ है कि उस सीट को वो बचा लेगी। वही सोलापुर के भीतर कांग्रेस ने परिणीति शिंदे को खड़ा किया था, जो सुशील कुमार शिंदे की बेटी है। भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पे चेंज कर दिया था, नए उम्मीदवार को लेकर। लेकिन एक ही झटके में राजनीति कैसे बदलती है और पारंपरिक सोच कैसे हटती है, ये आपको सोलापुर आने वाले समय में 4 तारीख को चौंकाएगा, जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने चेंज भी अपने उम्मीदवार को किया, फिर भी उसको लाभ नहीं मिल पाया। और यही स्थिति सतारा के भीतर भी है, जहां पर उदयन राजे घोषले, लेकिन उनकी स्थिति नाजुक, और एनसीपी शरद पवार के शशिकांत शिंदे इस स्थिति में मजबूत नजर आए। और कोल्हापुर के भीतर भी जो साहू साजी छत्रपति हैं, जो कांग्रेस के टिकट पे चुनाव लड़ रहे थे,
उनके जरिए एक संदेश था सामने, जो खास तौर पर सिटिंग एमपी हैं वो एक बड़े ही चुनौतीपूर्ण अंदाज में नजर आए, जबकि लगा ऐसा कि यहाँ पे 1-1 की स्थिति में आकर के यह खड़ा हो। लेकिन इसके बाद माधा की सीट, जहां पर जो भारतीय जनता पार्टी के रंजीत निवालकर जो सिटिंग एमपी हैं वो खड़े होते हैं। रोहित त्रिपाठी बहुत बड़ी चुनौती देते हुए, और इसमें कोई शक होना नहीं चाहिए कि एक ही झटके में माधा की सीट एनसीपी के शरद पवार वाला हिस्सा जीत न जाए। और जो हटकंगल की सीट होती है, जहां पर शिवसेना शिंदे की धैर्यशील माने जो सिटिंग है, और दूसरी ओर शिवसेना ठाकरे के सत्यजीत पाटिल हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग चुनाव है, क्योंकि शिवसेना दोनों के कैडर जो है एक समय एक साथ चुनाव प्रचार करते थे, उस समय दोनों एक दूसरे के खिलाफ। लेकिन इसमें यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक और कांग्रेस का बहुत छोटा सा हिस्सा, क्या वो ट्रांसफर हुआ? ये फिर नहीं हुआ। यहाँ पर एक बात समझना पड़ेगा कि एकनाथ शिंदे की राजनीति को साधने और समझने के लिए उनके साथ सत्ता का रहना बहुत जरूरी है। और सबको ये बात पता है कि इसी साल महाराष्ट्र के भीतर चुनाव होने हैं, जो आपको मराठवाड़ा और पश्चिमी महाराष्ट्र के हिस्से में खुले तौर पर नजर आने लगा। और मराठवाड़ा की जो लातूर की लोकसभा सीट है, वहां पर सिटिंग एमपी सुधाकर सिंगारे जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, उनके सामने कांग्रेस की शिवानी, और उनके जो पिछले बार की तुलना में जो इस बार जो चुनौती वो दे रहे हैं, जो पलड़ा भारी है वहां पर बीजेपी का। लेकिन जो सवाल है, जो उस्मानाबाद पहले था, वहां पर जो है शिवसेना के ठाकरे जो है वो कहीं ज्यादा मजबूत है। एनसीपी के अजित पवार, अर्चना पाटिल के सामने ओम राजे निवालकर, ये सिटिंग है, इनका पलड़ा वहां पर भारी होता है। लेकिन जैसे कोंकण के इलाके में जाते हैं, वहां पर नारायण राणे को हरा पाना आसान होता अगर सही उम्मीदवार खड़ा होता। सिटिंग एमपी जो शिवसेना ठाकरे के हैं, विनायक राउत, वही खड़ा। यहाँ की सियासत थोड़ी सी अलग है, और नारायण राणे उसको मैनेज करने में सफल रहे। आप ये बोल सकते हैं कि जो भी जीतेगा वो 25 से 50 हजार वोट से ज्यादा से नहीं जीतेगा, ये वहां पर का ये आंकड़ा साफ होता है, वहां के जो रिपोर्टर्स का कहना होता है। रायगढ़ में एनसीपी अजित पवार के दूसरी तरफ एक वो शिवसेना ठाकरे के अनंत गीते जो है, अनंत गीते मैदान में वह भी सिटिंग एमपी के ठीक सामने। मुश्किल किसको होनी चाहिए? ये आपको रायगढ़ का चुनाव में चौंका सकता है। इसीलिए एक बात कहा कि पहला बड़ा जो परिणाम महाराष्ट्र से निकलने वाला है, ये हो सकता है कि महाराष्ट्र की राजनीति के भीतर जो भी भारतीय जनता पार्टी ने राजनीतिक प्रयोग किए, कहीं उसका बोरिया बिस्तर 24 में गोल न हो जाए, ऐसी परिस्थिति महाराष्ट्र से नजर में आ रही। एक दूसरी स्थिति कर्नाटक के भीतर जो कुछ भी हुआ और जैसे भी हुआ, उसमें सबसे बड़ा शानदार शिवमोगा से जो एक खबर आती है कि वहां पर येदियुरप्पा का गढ़ है, बेटे राघवेंद्र को उन्होंने टिकट दिया। दूसरी तरफ पूर्व के जो सीएम है येदियुरप्पा, उनके कांग्रेस ने टिकट दिया उनकी बेटी को, और पूर्व डिप्टी सीएम वो बागी होकर के मैदान में उतर गए। और इसका फायदा कांग्रेस को जा रहा है या इसका लाभ येदियुरप्पा के पास जाएगा? लेकिन इस पूरे प्रकरण के भीतर में रमन्ना के खेल ने कर्नाटक की राजनीति को डगमगा दिया। इसीलिए बेल्लारी, शिवोगा, दावंगीर, उत्तर कन्नड़, हावेरी, कोप्पल और यहां तक कि गुलबर्गा की सीट भी डामाडोल की परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी के सामने है। गुलबर्गा का जिक्र इसलिए भी क्योंकि यहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे की ये सीटें रही। अब इस बार उनके तमाम राधाकृष्ण दामाद जो है राधाकृष्ण चुनाव में, इससे पहले 2019 में खड़गे हार गए, तो ये सीट छिनेगी। और इसके बाद की जो अलग अलग चेंज किए गए, उस चेंज से लाभ नहीं हो रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने कोप्पल में परिवर्तन कर दिया, हावेरी में परिवर्तन कर दिया, उत्तर कन्नड़ में परिवर्तन कर दिया, देवांगगिरी में परिवर्तन कर दिया, बेल्लारी में परिवर्तन कर दिया। और यह भी जानकर के आपको हैरानी होगी कि वहां से सबसे ज्यादा ताकतवर जो एक रिपोर्ट निकल करके आती है, वो काफी वहां पे नाजुक होती है। और बेलगाम का जिक्र तो इसलिए जरूरी है क्योंकि जगदीश शेट्टार यहाँ से लड़ते हैं। जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो इनको भारतीय जनता पार्टी ने टिकट नहीं दिया, तो ये पार्टी छोड़ करके कांग्रेस में शामिल हो गए, और इस बार वो दोबारा भारतीय जनता पार्टी में लौटे, उनको बेलगाम से टिकट दे दिया गया। तो पूर्व सीएम जगदीश शेट्टार की राजनीति में जो है थोड़ी सी खुशबू आपको नीतीश कुमार की वहां के वोटरों के जरिए समझ में आएगी। तब आपको समझ में आएगा कि जरूरी नहीं है कि जगदीश शेट्टार जीत रहे हैं, उनकी स्थिति भी नाजुक है। तो कर्नाटक दूसरे नंबर पे है जो चेता रहा है।
तीसरे नंबर पर चेताने की स्थिति में बिहार,